अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फिल्म 107। मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर महविश खान और शो है हमारा स्टार स्ट्रक। और आज मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। यूजुअली मैं जूम पे इंटरव्यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मेरा ख्याल है इस शो में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि हमारे साथ कोई गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में और हम उनसे बात करने वाले हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। गेस्ट भी बड़े ज़बरदस्त हैं, यंग हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने काम किए हैं। तो वेलकम करते हैं अपने शो में असद को। यस असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको वेलकम। और बहुत अरसे से मैं देख रही थी आपको, आपका काम देख रही थी और मैं चाह रही थी कि आपको इनवाइट करूं स्टूडियो में, तो आज हमें ये मौका मिला है। तो बहुत कुछ जानेंगे असद, बहुत सारी बातें करेंगे आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, एज कितनी है आपकी? 25। और मुझे पता चला कि आप 10 साल से ज़्यादा हो गए आपको आपकी फील्ड में। बिल्कुल, मैंने स्टार्ट किया था 2012 में। दोहा से ही स्टार्ट हुआ था एंड देन उसके बाद आई वेंट टू पाकिस्तान, फिर वहाँ पे काफ़ी काम किया और फिर दोबारा दोहा में वापस आ गए। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, तो 2012 से आपने स्टार्ट किया, 22 चल रहा है, 10 साल का अरसा हो गया। एज आपकी इस वक्त सिर्फ 25 साल है। तो 15 साल की उम्र से आप ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अपना कुछ फैमिली बैकग्राउंड, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड हमसे शेयर कीजिए, हमारे लिस्टनर से शेयर कीजिए। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड, अम्मी और अबू दोनों देयर इन एजुकेशन इंडस्ट्री। अबू यहाँ पे स्कूल में ही होते थे, यूज्ड टू बी वाइस प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल्स। और अम्मी शुरू से पाकिस्तान में। मेरी एजुकेशन सारी लॉरेंस कॉलेज मरी से है। तो जो सुन रहे हैं उनको बड़ा फैसिनेट कर रहा होगा मरी इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो एजुकेशन मेरी सारी मरी से है। उसके बाद मैंने बिजनेस में बैचलर्स किया फ्रॉम नासिर बिजनेस स्कूल एंड उसके बाद मैं दोहा गया। आई थिंक मेरा आखिरी एग्जाम जिस दिन था उससे अगले दिन की मेरी दोहा की फ्लाइट थी एंड आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन कतर यूनिवर्सिटी टू। ओके, ग्रेट। दैट टू इन बिजनेस। तो मेरी जो मैं कर रहा हूँ मेरी फील्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट लेकिन समहाउ एवरीथिंग लाइक कम्स टुगेदर। अच्छा, नॉर्मली मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने बताया कि आपके दोनों पेरेंट्स का है, तो हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि ये एक जो कुछ 20 साल गुजरे हैं पिछले, तो इसमें हर किसी ने डॉक्टर बनना होता है या फिर इंजीनियर बनना होता है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स एजुकेशन से थे तो मे बी उन्होंने सोचा हो कि आप भी एजुकेशन की ही फील्ड को ज्वाइन करेंगे। तो आप जब जर्नलिज्म में आए तो कुछ मुखालफत का सामना करना पड़ा? मेरे ख्याल में मेरे लिए कभी भी जर्नलिज्म कभी ऑप्शन में था ही नहीं। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है और मेरे लिए हमेशा से इंजीनियरिंग सोची गई थी। लेकिन उस वक्त से मुझे शुरू से मीडिया का शौक रहा है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। तो अब्बू से मैंने ये कंडीशन की थी, अगर मेरा कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन ना हुआ तो आप मुझे BBA करने देंगे। लेकिन मेरे मार्क्स उस वक्त बड़े अच्छे होते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं एडमिशन इसका हो जाएगा। शायद आई होप वो ये शो ना सुने। अच्छा। लेकिन मैंने बड़ा काउंट करके एंट्री टेस्ट दिया था कि वो जो यूनिवर्सिटी से पहले होता है कि मेरे 2 मार्क्स जो है ना वो कम आए, जिसकी वजह से मैं एग्रीगेट पे नहीं आया बाय 2%। तो उसके बाद उन्होंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है, तुम कर लो जो करना है कर लो। बिल्कुल। लेकिन उस सारे पीरियड में, सारे टाइम में अब्बू जो हैं वो कतर में ही होते थे। तो अम्मी की तरफ से हमेशा थोड़ी सी ना ज़रा वो रही भी है कि वो थोड़ी छूट दी हुई थी उन्होंने। और मैं उस वक्त लिखता भी रहा था, तो उस वक्त इवेंट्स बड़े होते थे, फैशन वीक्स हो रहे हैं, कोई मूवीज़ रिलीज़ हो रहे हैं उस तरह का, तो अम्मी ने इजाज़त दी हुई थी कि चले जाओ। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अबू अगर होते तो मेरा नहीं ख्याल अभी मैं जर्नलिज्म कर रहा होता। अबू अगर उस वक्त भी पाकिस्तान में होते तो मैं कोई यकीनन किसी फर्म में मार्केटिंग कुछ कर रहा होता आई थिंक। ओके। अच्छा, तो पहली दफ़ा कब ऐसा फील हुआ कि राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप लिख सकते हो? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। अगर आप मेरा पहला आर्टिकल भी पढ़ लें, आप पढ़ के बोलेंगे यार ये क्या लिखा हुआ है। फॉर मी, मेरे लिए राइटिंग कभी भी जैसे कहते हैं ना एक ऑप्शन या जैसे टैलेंट या पैशन कहते हैं, कभी भी नहीं था। अम्मी जबकि मेरी इंग्लिश की दैट्स हर सब्जेक्ट। लेकिन सीन ये था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्क्रीन, आई एम दैट पर्सन। और मुझे लग रहा था कि जर्नलिज्म के थ्रू कोई प्रॉब्ली कोई कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, कोई थोड़ा लोगों को जान लूंगा, सो दैट्स हाउ आई विल गेट इन द इंडस्ट्री। लिख के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल में बेहतर हो गई है। बट मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा सवाल कि ऐसा कौन सा टाइम था जब मुझे लगा कि आई कैन राइट। तो मैंने इंटरव्यू किया था एक डिज़ाइनर था, राफ एंड रूसो। देयर स्टिल द ब्रांड जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन काफ़ी बड़ा वो ब्रांड था। 15 साल की उम्र में
Actually नहीं, that was after like probably in 2018, that was in 2018. तो वो जब मैंने पीस लिखा था ना, तो उसके बाद मुझे लगा था कि यार अच्छा ठीक है, लाइक लिख सकते हैं. एंड रिसेंटली अब ऐसा होता है, जो शायद लिसनर्स हैं उनको बड़ा अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन जब मैं लिख रहा होता हूँ तो वो जो 2 घंटे होते हैं उस वक्त मुझे खुद पता नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ. जब दिमाग से आ रहा होता है, आई एम जस्ट टाइपिंग, लेकिन इवेंचुअली व्हेन इट्स डन और मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये किसने लिखा है. अच्छा. सो दैट हैपेंस, नाउ दैट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक आप लिख लिख के प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. ग्रेट, ज़बरदस्त. अच्छा, आपने कहा कि आपको शुरू से ही ऑन स्क्रीन रहने का शौक था, और आपकी जो एक मतलब आपकी मकबूलियत जो है उसमें ये है भी ये कि बहुत सारे आर्टिस्ट से आपका मिलना जुलना होता रहता है, बहुत से सेलेब से आप मिलते रहते हैं, दोस्तियाँ हैं आपकी सबसे. तो फिर मतलब जब इतना पॉपुलर भी हो गए थे इस फील्ड में, तो फिर राइटिंग पे ही क्यों रहे? फिर आपने क्यों नहीं सोचा कि अब मैं ऑन स्क्रीन आऊँ? बेसिकली मैं बताता हूँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, और इसलिए अभी तक मैं नहीं आया क्योंकि मैं दोहा में हूँ. जो मेरे और स्क्रीन के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ इतना है कि दोहा और पाकिस्तान का, बस. लेकिन दोस्त मेरे आई थिंक बहुत शुरू से बन गए हुए थे पाकिस्तान में भी. लेकिन उस वक्त जब मैं पाकिस्तान में था 2018 तक, तब सीन ये था कि मेरी शक्ल टू बी ऑनेस्ट पे वो मैच्योरिटी नहीं आई भी थी, जो कि एक आप टीवी पे देख के आप बोलें कि यार अच्छा ये हमारा कोई साइड हीरो हो सकता है. कोई एज ये काफ़ी फैक्टर था. लेकिन उसके बाद दोहा आने के बाद मौका नहीं मिला, फिर कोविड आ गया. तो अब मे भी हो सकता है अगली दफ़ा मैं आपके साथ जब यहाँ बैठा हूँ तो आप पूछ रही हो कि नई फिल्म आ रही है, हो भी सकता है, हो भी सकता है. बिल्कुल, चलें, हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि होना भी चाहिए. तो यूँ इस तरह से सिलसिला बना. तो पहली दफ़ा जब अपना आर्टिकल न्यूज़पेपर में देखा, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो कहाँ का न्यूज़पेपर था, यहाँ का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का न्यूज़पेपर था, इन स्टेप द न्यूज़ में. और उस वक्त एक नई फिल्म आ रही थी, स्याह. उसमें हरीम फारूक जो हैं एक्ट्रेस, उनका दैट वाज हर डेब्यू. और उसमें मैंने उनके डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया था. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 23 मार्च 2013. एंड वो 23 मार्च के न्यूज़पेपर में लाइक यू नो मेरा नाम बाय मोहम्मद असद लिखा. इट फेल्ट गुड. तो कैसा, मतलब आपकी क्या फीलिंग थी? लाके दिखाया पूरी फैमिली को, फैमिली की क्या फीलिंग थी उसके ऊपर? कैसे एक्सप्रेशन थे, सब लोगों ने क्या कहा आपसे? अच्छा, मज़े की बात, अम्मी गई हुई थी स्कूल, वो वापस आई तो वो न्यूज़पेपर लाई थी. तो उन्होंने कहा आज आ गया तुम्हारा आर्टिकल. अच्छा. तो उन्होंने पढ़ा, तो खैर मैंने भी साथ उनके पढ़ा. तो उन्होंने कहा ये तुमने लिखा है? मैंने कहा नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा एडिटेड किया हुआ है, क्योंकि जो मैंने भेजा था मेरे ख्याल में वो कोई इतना अच्छा नहीं था कि वो उस तरह छापा जा सके. तो मैं काफ़ी एडिट किया हुआ था. लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त ये बड़ा एक सीन होता था कि आपका न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है, बाय लाइन आ रही है. अभी भी बड़ी बात है. तो हाँ, प्रोबेबली यस. वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. अब इतनी बाय लाइन देख ली है दैट उस तरह हाइप नहीं होती, लेकिन एवरी टाइम किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया और उसके साथ बाय लाइन आए तो अभी भी लाइक यू नो वो थ्रिल उसका अभी भी हुई होता है. बिल्कुल ऐसा है. अच्छा, तो फिर यहाँ पे कैसे ऑफर कैसे हुई आपको दोहा में? जब वो इन्होंने आर्टिकल आपका देखा या उनके साथ आप काम कर रहे थे, क्या रहा सिलसिला? सीन ये था कि मैं जब यहाँ पे 12th ग्रेड में अबू को विजिट करने हम आते थे, तो उन दिनों समर्स चल रहे थे, तो मैंने इंटर्नशिप की थी गल्फ टाइम्स के साथ 2012 में. उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान चला गया, फिर मैं उनके न्यूज़पेपर्स में लिखता रहा टिल 2015. क्योंकि गल्फ टाइम्स के जितने स्टाफ जिनके साथ मैंने इंटर्नशिप की थी उनसे आई वाज स्टिल इन टच. तो मैंने उनको ऐसे ही अपना लिंक भेजा व्हाट्सएप पे कि यू नो ये मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ें एंड स्टाफ. तो उनकी अगली बात मुझे याद है, मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार तुम फैशन और एंटरटेनमेंट के बारे में गल्फ टाइम्स में क्यों नहीं लिखता है? तो मैंने कहा श्योर. तो अगला जो फैशन वीक हो रहा था उस पर एज गल्फ टाइम्स रिप्रेजेंटेटिव मैं चला गया, और बस दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. फिर उसके बाद 2018 में जब मेरी डिग्री ख़त्म हो रही थी, तो मुझे एक दिन मैं लिटरली सोया हुआ था और मुझे कॉल आई यहाँ से दोहा से कि यार वीज़ा ऑन अराइवल है, तो तुम आ जाओ, एक जल्दी से इंटरव्यू करना है. एंड जो एडिटर जिन चीफ हमारे हैं उनको तुम्हारा आर्टिकल पसंद है, एंड यू नो लाइक वी हैव एन ओपनिंग. Great. And it just happened like that. It wasn't something that वो कहते हैं ना what is meant for you finds its way to you. So it was something like that for me. Great, ज़बरदस्त. मतलब ये एक तो एज कम है
और आपने जो सोचा भी नहीं वो आपको मिल रहा है, तो मतलब ये तो वो होता है ना कि बग़ैर ख्वाब देखे उसकी ताबीर मिल गई, तो बहुत बड़ी बात है ये। चलिए ग्रेट। अच्छा, फिर आपने जॉब ज्वाइन की और सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी इन हैं, तो एक जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही ख़ास बात होती है वो ये होता है कि आपका अकाउंट ब्लू टिक हो, जो कि आपका है। तो ये कैसा, मतलब ये प्रोसीजर क्या रहा और कैसे हुआ ये? अच्छा, ये सवाल मुझसे, क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं लेकिन अकाउंट्स आपको ब्लू टिक नहीं मिलते उनके, तो ये भी एक मतलब मुझे एक होता था हमेशा कि पूछूंगी आपसे। बड़ी मज़े की बात यह है कि ये सवाल मुझसे आज तक मैं जिससे मिला हूँ, जिसने मेरा सोशल मीडिया देखा है, उस हर किसी ने मुझसे पूछा है। मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैंने वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं किया था। मैं 4 साल पहले वेरीफाई हुआ था, जब वेरिफिकेशन अप्लाई करने का वो ऑप्शन भी नहीं होती थी। और मेरे फॉलोअर्स भी कोई 20,000 होंगे या समथिंग लाइक दैट। अच्छा। लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। आई थिंक जिसकी वजह से आई गॉट दैट ब्लू टिक वाज के उस वक्त भी पाकिस्तान में मेरे सेलिब्रिटी दोस्त बहुत ज़्यादा थे और वो सारे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे थे और उनकी, और फिर अगर मैं उनके साथ फिर रहा हूँ तो उनकी अगर पिक्चर्स साथ जा रही हैं तो उनके फैंस आके मुझे फॉलो कर रहे थे। तो वो एक मेरे ख्याल में एक बबल ऐसा बन गया था दैट इंस्टाग्राम थॉट दैट यू नो व्हाट दिस गाय शुड बी वेरीफाइड। ग्रेट, ज़बरदस्त। मतलब ये बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। आजकल हर कोई, मतलब जो भी ब्लॉगर है कुछ कर रहा है तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह से उसको भी वेरीफाइड अकाउंट मिल सके। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, तो फिर इंटरव्यूज़ मैं भी लेती हूँ, जितने भी मतलब स्टार्स हमारे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो मोस्टली तकरीबन 150+ में इंटरव्यूज़ अब तक कर चुकी हूँ। तो कैसा एहसास कैसा होता है ये जब आप किसी भी अपने मनपसंद पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो क्या हर दफ़ा अब भी वही वाली एक्साइटमेंट होती है आपको? कभी होती है और कभी नहीं होती। अच्छा। लेकिन मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैंने आलिया भट्ट का भी इंटरव्यू किया था। उसका इंटरव्यू मैं 10 साल से लेना चाह रहा था। जब से उसकी मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2013 में, तब से उसका मैंने इंटरव्यू लेना था एंड नथिंग हैपेंड। उसकी फिल्म हाईवे जब आलिया की आ रही थी तो मैंने इम्तियाज़ अली का इंटरव्यू किया उस वक्त, मैंने रणदीप हुडा का इंटरव्यू किया, लेकिन आलिया के साथ ना वो कोई सिंक्राइजेशन नहीं हो रही थी कि इंटरव्यू हो सके। और मैं कभी किसी के साथ किसी सेलिब्रिटी से इंटिमिडेट कभी नहीं हुआ। आज तक मैं सिर्फ 2 सेलिब्रिटी से इंटिमिडेट हुआ हूँ। एक सनम बलोच जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और जब मैं कमरे के एंटर हुआ, आलिया भट्ट वहाँ बैठी हुई थी जब मैं इंटरव्यू के लिए, तो पहली दफा जब मैंने आलिया को देखा, दैट्स व्हेन आई वाज इंटिमिडेटेड बिकॉज उसकी स्टार पावर इतनी थी। तो आई थिंक यस, आई वाज एक्साइटेड फॉर दैट, आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी फिर ये सीन है कि अब टाइम इतना हो गया कि अब वो उन सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठ के अगर आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो लग रहा होता है आप दोस्तों से बात कर रहे हैं। तो वो वाला जो एक है ना, एक एलिमेंट कि यार आप स्टार से बात कर रहे हैं, मेरे लिए आई थिंक वो थोड़ा इट हैज़ टेकन अ बैक स्टेप फॉर नाउ। अच्छा, पहला इंटरव्यू याद है सबसे पहला कि वो किसका लिया था और किस तरह प्रिपेयर किया था खुद को? पहला इंटरव्यू मेरा था स्याह के डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर इमरान काज़मी। और मुझे याद है मैंने अपनी एडिटर को कॉल किया था उस वक्त, जो इंस्टेप की होती थी, मुनीबा कमाल नाम था उनका। मेरी राइटिंग अगर आप आज पढ़ेंगी ना तो उसमें आई थिंक 80% जो शैडो है वो मुनीबा का है, बिकॉज मैं उनके आर्टिकल्स बहुत पढ़ता था एंड शी वाज एन अमेजिंग राइटर। मैंने उनको कॉल की थी, मैंने कहा यार मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल हैं और बस ये तुम पूछ लेना और काम हो जाएगा। अच्छा। तो इट वाज अ वेरी स्क्रिप्टेड थिंग जो उन्होंने मुझे दी थी। बेसिकली उन्होंने हाथ में प्लेट पकड़ा दी थी और मैंने सिर्फ सवाल पूछने थे फ़ोन पे, तो कोई इतनी इट वाज़न्ट अ बिग थिंग। बट देन उसके बाद इवेंचुअली जब मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो मेरे एडिटर होते थे राफे महमूद, तो मैंने उनको एक दफ़ा कॉल की, मैंने कहा कि मैं इस तरह, आई थिंक काजोल का इंटरव्यू था। अच्छा, ग्रेट। तो मैंने कहा मैं काजोल का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो बताएं क्या सवाल पूछूं। तो उन्होंने मुझे कहा जर्नलिस्ट हो ना तुम? मैंने कहा जी। कहते लिखते हो ना? मैंने कहा जी। तो कहते फिर खुद सवाल ढूंढो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं जो कुछ ज़रा कोई इंटरेस्टिंग हो आपके न्यूज़पेपर के लिए। तो उन्होंने मुझे सवाल नहीं दिए थे, उन्होंने कहा था ये खुद अपना दिमाग लगाओ, दिमाग इसीलिए दिया हुआ है। अच्छा। तो फिर जब से मतलब वो प्रोसेस तब से आई थिंक वो प्रोसेस रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उसके बाद, कि हर सेलिब्रिटी के बारे में पता हो कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, और आप किस एक आई थिंक बहुत
जो एलिमेंट आपको देखना चाहिए इंटरव्यूज के दौरान है वो ये है कि आप पिछले उनके इंटरव्यूज देखें और देखें कि वो किस हद तक बात करते हैं और किस तरह के सवाल से दे आर कंफर्टेबल एंड किस तरह के सवाल से दे आर नॉट, एंड देन प्रिपेयर अ क्वेश्चन लाइक दैट. बहुत से टाइम में ऐसे भी हुआ है. आई थिंक माहिरा ने, जब मैंने गल्फ टाइम्स में जो अपना पहला आर्टिकल लिखा था, दैट वाज इंटरव्यू विद माहिरा, और उस वक्त माहिरा ने रईस के बारे में कहीं अनाउंस नहीं किया हुआ था, एंड द फर्स्ट पर्सन हु शी टोल्ड वाज मी प्रैक्टिकली. तो वो सवाल इस तरह आप कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अगला बंदा खुद ही बोल देता है, बट to make them comfortable. She wasn't comfortable really talking about the entire film, but she wanted to tell that I'm doing a film with Shah Rukh Khan. तो एक I think process एक है जो कि अगर आप you get in it and you get a hang of it. सही, ग्रेट. अच्छा, अभी तक का सबसे यादगार इंटरव्यू किसका रहा, और अगर इसी को आप अपोजिट कर लें, वाइस वर्सा? यादगार इंटरव्यू सोचना पड़ेगा मुझे. मेरे ख्याल में मेरे लिए यादगार आलिया भट्ट का इंटरव्यू था. अच्छा, जो एक्सपेक्ट किया था, मतलब जब इतना एक स्टार आपको इतना फेवरेट हो आपका और आपने इतने अरसे से सोचा हुआ हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी आपकी? काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक. पता है, मैं बताता हूँ, सीन ये था कि मैं जब आलिया का इंटरव्यू लेना चाह रहा था तो वो एक नई एक्ट्रेस थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में. तो अगर मैं उसका इंटरव्यू उस वक्त लेता तो शायद उसकी इतनी वैल्यू ना होती. लेकिन मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया, उसकी नई नई शादी हुई थी रणबीर से. शी हैड जस्ट, उसकी गंगूबाई वाज लाइक अ ह्यूज हिट, तो शी वाज लाइक अ मेगा स्टार. और वो पहली दफ़ा शादी के बाद किसी से बात कर रही थी इन एन इंटरव्यू. तो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज मोर स्पेशल. इट वाज लाइक, yeah, like, you know what, it's Alia Bhatt. And she was very good. And the moment I remember, हम DJWE पे थे, दोहा ज्वेलरी एग्जीबिशन जो होता है, और सारा मीडिया बाहर खड़ा हुआ था, उसका वेट कर रहा था, उसके पेरेंट्स का, एंड वो अंदर बैठी हुई, शी वाज इन अ वेटिंग रूम. तो मेरी जो बातचीत चल रही थी उसकी टीम से चल रही थी, और काफ़ी महीने से बातचीत चल रही थी. मैंने सवाल भेजे हुए थे, सब कुछ लाइक डन था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एट द लास्ट मोमेंट अगर उसका मूड ना ठीक हुआ तो वी वोंट बी एबल टू डू इट. तो एवरीवन वाज स्टैंडिंग, और उसकी मैनेजर मेरे पास बड़े आराम से आई, जो उसकी टीम मेंबर थी, एंड शी सेड के अंदर आ जाओ. सो एवरीवन वाज लुकिंग कि यार ये कौन है जो अंदर जा रहा है उससे मिलने. तो फॉर मी इट वाज, आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट दैट वाज स्पेक्टेकुलर. और मेरा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है, आई थिंक you wouldn't call it worst experience, but challenging. I would use the word challenging was interviewing A.R. Rahman. Okay. It was challenging in a way that one-liner जवाब दे रहे थे जब मैंने इंटरव्यू उनका किया. तो उनके साथ ना वो बैठे हुए थे सोफे पे, और जगह नहीं थी बैठने की, तो मैं नीचे बैठ गया. मैंने कहा, यार रहमान साहब, आज तो जब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगा मैं हाथ से उठ के नहीं जा रहा. अच्छा. So he started laughing, and then मैंने उनसे फिर सवाल, like I had to make an effort as a journalist कि मैं उनसे सवाल पूछूं और वो उनके लाइक प्रॉपर जवाब दें. जैसे कि मैंने उनसे पूछा, आपको कैसा लग रहा है दोहा आके? उन्होंने कहा, हाँ अच्छा है. अब जब आप ये लिख रहे होते हैं, आपसे ये तो नहीं लिख सकते. उन्होंने कहा, इट वाज गुड. हाँ, तो उसके ये बड़ा एक बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए था, मेरे ख्याल में. सही. अच्छा, कभी मतलब ऐसा होता है कि आप सवाल किसी से कर रहे हो, चाह रहे हो उससे बात करना, और वो ऐसा हो कि आपने पहले जो उसके बारे में सोचा हुआ, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस ना हो कि ये बंदा इतना अच्छा होगा, या आपका दिल ना चाह रहा हो उससे बात करने का, इतना ज़्यादा आपने प्लान ना किया हो, लेकिन इंटरव्यू के बाद आप उसके फ़ैन हो गए हो? हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है. तो जब माहिरा और बिलाल की सुपरस्टार फिल्म आ रही थी, मुझे कहा गया था कि इंटरव्यू आपने लेना है. मेरा इंटरेस्ट था माहिरा के साथ इंटरव्यू, शी इज़ अ सुपरस्टार. तो उन्होंने कहा था, यार दोनों का लेना है. तो मैंने कहा, अच्छा चलो दोनों का ले लेंगे. अब वो बिलाल के लिए, मतलब मैंने सवाल भी तैयार नहीं किए थे. अच्छा. मैं आई वाज लाइक, यार चलो देखेंगे क्या सीन है. बट उसके बाद ही सच अ गुड कॉन्वर्सेशन, उसके साथ बात करने का मज़ा आता है. तो इट वाज रियली गुड. उसका, और दूसरा मैं बताता हूँ, एमन मिनाल दोहा में थी, जो मिनाल के हस्बैंड है एहसन. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, बट ही इज़ अ गाय विद सब्सटेंस. आप उनका सोशल मीडिया देखेंगे ना, आपको लगेगा यार मतलब सिर्फ लाइक सिर्फ ग्लैमरस पिक्चर्स हैं और उस तरह का सीन है, लेकिन दैट पर्सन टॉक्स लॉजिक. तो उसके बाद मैं उस बंदे का बड़ा फ़ैन बन गया,
तो मेरे ख्याल में ऐसी काफ़ी इंस्टेंसेस हैं वैसे। ग्रेट। अच्छा, अभी बहुत से लोगों को मतलब जिनको नहीं पता आपके बारे में, तो उन लोगों के जहन में ये भी होता है कि शायद आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। ऐसा है? कुछ आपका भी पार्ट हो इसमें? मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं लिसनर्स, बट नहीं नहीं, तो आप जर्नलिस्ट के तौर पे ही मौजूद होते हैं और उनका इंटरव्यू करने के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है। जब मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगी तो मुझसे पूछा कि अच्छा पूछना कि इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें कोई अभी तक डिफ़िकल्टी आई या कैसे एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। एक्चुअली आप जिस इवेंट के बारे में थोड़ा सा कर रही हैं जिक्र, द प्रीमियर ऑफ मौला जट, फॉर दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट एज एन ऑर्गेनाइजर इन दोहा। आई हैव अ क्रिएटिव माइंड इन अ वे कि मेरा जो यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था दैट वाज अ वेडिंग प्लानिंग फर्म जो हमने खोली थी। अच्छा। और हमने उस पर 3 शादियां भी कराई थी, सो एज अ प्रोजेक्ट बेसिकली, एंड इट वाज रियली गुड। लेकिन सीन ये था कि दोहा आने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं कि लाइक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, ऑल्दो आई एम गुड एट इट। तो जब मौला जट का सारा सीन स्टार्स का आने का हो रहा था, तो I know all of these stars, and also मुझे ये, और पाकिस्तान में इतने प्रीमियर्स वगैरह अटेंड किए हुए हैं कि मुझे आइडिया भी था कि कैसे क्या होना है। तो हम जो 4 लोगों की एक टीम थी, we came together just for this, so it happened very organically। मुझसे सिर्फ जिक्र किया गया था कि यार मौला जट की टीम का लाइक सोचा जा रहा है कि उसको लाया जाए, एंड somehow हमारे बीच की डिस्कशंस कुछ इस हद तक हो गई कि हमने कहा व्हाट, organize, like everyone is an organizer in it, so that's how it all just came together। सही। अच्छा, अब मैं ये सवाल करूँगी आपसे कि आपने बिजनेस पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस आपके काम आ रहा है अब आपके काम में किसी भी तरह से, या आपका कुछ इरादा आगे ऐसा भी हो, जैसे अभी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की बात हुई थी, तो आगे जाके कहीं अपने बिजनेस को भी इस्टेब्लिश करने का प्लान है आपका? एक्चुअली मैंने जो बिजनेस पढ़ा उसमें मेरी जो मेन फील्ड थी दैट वाज मार्केटिंग। ओके। सो वो तो मैं अपने आप को कर रहा हूँ। और वैसे मतलब बाज़ाब्ता तौर पे कुछ ऐसा प्लान करना मेरे ख्याल में हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मेरा दिमाग है बिजनेस माइंड, बट आई डोंट थिंक दैट्स माई फील्ड टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ जो कि इफ आई एम इन एक्टिंग आई एम लिटरली दैट पर्सन हु वुड लाइक टू गो इन द मॉर्निंग एट 7, सारा दिन शूट करने के बाद रात को घर आए। मुझे ऐसी लाइफ आई थिंक ज़्यादा बेहतर लगती है, बट ऑफ कोर्स बिजनेस में पैसा ज़्यादा है, सो लिसनर्स लाइक अगर आपने बिजनेस करना है तो सोचें आप। अच्छा, दूसरा एक जो चीज़, मैं आज ही आपकी सारी पिक्चर्स देख रही थी, प्रोफाइल देख रही थी, तो उसमें मैंने नोट की बात कि कितना ही कोई बड़ा स्टार हो कुछ हो, लेकिन आप अपने कैजुअल ड्रेस में भी खड़े हुए, ड्रेसिंग का कोई इतना खास मतलब मैंने नहीं नोट किया कि बहुत कोई खास फोकस किया हो इस बात पे। तो कितना लगाव है, और किसी से मिलने जैसे कोई आ रहा होता है तो होता है कि क्या पहनूंगा, कल सुबह क्या पहन के जाऊंगा, फला आ रहा है तो ये वाले कपड़े अच्छे लगेंगे, कुछ ऐसा प्लान होता है या जो हाथ में आया पहन लिया? नहीं, आई रियली थिंक अबाउट कि व्हाट आई हैव टू वेयर। ओके। द बेस्ट थिंग इज कि अच्छा, ये ना मेरी अम्मी अगर सुने तो वो बोलेंगी उनको अगर मैं फ़ोन पे बताऊँ ना कि अच्छा जी कल माहिरा आ रही है, बोलेंगे हाँ सूट पहन के जाना। अच्छा। तुम सूट में अच्छे लगते हो, सूट पहन के जाना। और मैं उनको बोलता हूँ सूट मैं क्यों पहन के जाऊँ, बिजनेस मीटिंग पे थोड़ी जा रहा हूँ मैं। तो मेरे ख्याल में I have a very specific look in mind every time I'm going। जिस भी सेलिब्रिटी से मैं मिल रहा होता हूँ, मेरी एक लुक मेरे दिमाग में होती है कि मैंने क्या पहनना है और कैसा दिखना है। अच्छा। वो लगता कैजुअल है, लेकिन उसके पीछे मेरा प्रोसेस गया होता है कि अच्छा मैं अगर ये पहनूंगा तो इसमें सही लगूंगा। क्योंकि देखें जितने सेलिब्रिटीज होते हैं ज़्यादातर वो जो हैं वो कैजुअल में होते हैं, राइट? अगर आपने नोटिस किया। हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो कैजुअल में हो और अगर आपने सूट पहना हुआ तो वो फैन मोमेंट लगेगा ना। लेकिन मैं तो वहाँ फैन मोमेंट के लिए नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ कि उनके साथ कोई दोस्ती बन जाए। वैसे बन भी जाती है दोस्ती। तो वो देखते हैं कि यार ये तो हमारे जैसा ही है, इजी सीन है, इजी गोइंग है, तो आई थिंक वो एक कंफर्ट लेवल एक और हो जाता है। सही, ग्रेट। अच्छा, शुरू में बात हुई थी कि हो सकता है कि बहुत जल्द हम आपको ऑन स्क्रीन भी देखें, तो ऐसा मतलब अगर हुआ अनकरीब, जो जिसके मुझे काफ़ी हद तक चांसेस लग रहे हैं, तो किसके साथ आना चाहेंगे? That's a very good question। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, 2 लोग हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग वाइज। एक है सनम बलोच, मेरा नहीं ख्याल पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री में एज हीरोइन
बट अब सीन ये है कि अब वो आ नहीं सकती, शी इज़ नॉट वर्किंग, अब वो काम नहीं कर रही तो वो तो आ नहीं सकती। तो आई थिंक अगर मुझे किसी के साथ ड्रामे में आना होगा, इवन एज अ बड़ी बहन आ जाए यार मुझे, बिकॉज मुझे सीखने का भी बड़ा शौक है, तो यमुना जैदी, बिकॉज यमुना जैदी की अगर आप एक्टिंग देखें तो उस जैसी एक्ट्रेस हमारी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है, लाइक एक्टिंग वाइज शी इज़ वेरी वेरी गुड। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, अब तक इतने सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, कोई अभी भी ऐसा है जिससे चाहत हो कि इससे बात करूं, इससे मिलूं, कोई रह गया है? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में नहीं, क्योंकि सबका हो चुका है। कोई भी ऐसा नहीं रह कोई भी ऐसा नहीं रह गया जिसका मैंने ना लिया हो। सीरियसली? सबका ले लिया हुआ है। और बॉलीवुड में नहीं, मुझे जिन का इंटरेस्ट था मैंने आई थिंक उन सबका ले लिया। अनुष्का शर्मा, काजोल, माधुरी, आलिया भट्ट, सबका हो गया है। लेकिन अगर आप जाएं हॉलीवुड में, तो हॉलीवुड में मुझे जो आई थिंक बहुत ज़्यादा शौक है वो है ब्लेक लाइवली का इंटरव्यू लेने में। अच्छा, ऑलवेज अ ह्यूज फैन। सही। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी कि आपने सारी जो है ना फीमेल एक्ट्रेस की बात की है, तो शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, इन लोगों का इरादा नहीं है? नॉट रियली। अच्छा, बड़ा अजीब लगेगा लिसनर्स को भी, लेकिन मैं कभी भी कोई बहुत सलमान फ़ैन नहीं रहा, बहुत अजय देवगन फ़ैन नहीं रहा। शाहरुख खान हाँ, वो हर कोई रहा है, तो दैट्स देयर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शाहरुख का इंटरव्यू ले नहीं सकता। ये भी बड़ी अजीब बात लगेगी लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, उनका इंटरव्यू अगर मैं लूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस टू इट, क्योंकि ही सच अ ह्यूज स्टार कि फिर वो उसको लिखना जो है ना वो ज़रा बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे नहीं लगता आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट, सो आई डोंट वांट टू इंटरव्यू हिम। हाँ, ये है। और शाहरुख मतलब अगर कन्वर्सेशन में भी देखें तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना बेसाख्ता बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। असद, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मैं बहुत अरसे से जैसे चाह रही थी कि आपसे बात हो, और अभी मैं चाह रही हूँ कि कंटिन्यू रहे, लेकिन अब ये पहली दफ़ा तो हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम नहीं है। हम आपको इनवाइट करते रहेंगे आगे भी, और मेरी उम्मीद यही है कि आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो हम आपको ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे, और मैं आपको इसलिए बुलाऊंगी कि आपके ड्रामे को प्रमोट करूँगी, या फिर हो सकता है किसी मूवी को हम प्रमोट कर रहे हो। बस डांस सीन हो गया। बिल्कुल। तो आप जाते जाते हमारे लिसनर्स से क्या कहना चाहेंगे? कतर में इतने फैंस हैं आपके, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छा सा मैसेज, फीफा भी आ रहा है, उससे रिलेटेड भी अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। मैं हमेशा एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो दिल कर रहा है ना, जिस वट एवर यूर पैशनेट अबाउट, ऑलवेज डू दैट। माँ बाप जो है वो आपको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के उस पर होते हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद वट यू आर डूइंग देन इट्स यूजलेस। तो खुशी जो है ना वो ज़रा ढूंढनी चाहिए, बिकॉज आजकल दुनिया में थोड़ी कम मिलती है। तो अगर आप इफ़ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, यू शुड ऑलवेज डू दैट। ग्रेट, ज़बरदस्त। चलिए लिस्टर्स, हमारा आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने वादा लिया भी है असद से कि ये पहली दफ़ा है, आखिरी दफ़ा नहीं। फिर हम कभी दोबारा असद को यहाँ इनवाइट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस भी लें हम जब असद आएँ, तो ताकि आप लोगों को भी मौका मिल सके वो बात पूछने का जो आपके दिल में। तो असद, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।